हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज है, रशिया ने हिट किया है कीव को लार्जेस्ट एयर अटैक में और इसकी मेजर बिल्डिंग जो है हिट की है। कीव कैपिटल है यूक्रेन की और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी भी है। और इसका मेन कारण है कि रशिया और यूक्रेन की काफ़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही है और यूक्रेन जो है वो मेंबर बनना चाहता था नेटो का, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक यूएस लेड ग्रुपिंग है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड है और रशिया चाहता है कि यूक्रेन उसका मेंबर ना बने। तो मेन कारण यही था और इसलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। ये जो लोकेशन है यूक्रेन की, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो उसको डिटेल में देख लेते हैं। कहाँ पे पड़ता है ये? ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है। बॉर्डर कहाँ पे है? नॉर्थ में बेलारूस है, ईस्ट में रशिया है, साउथ में इसके ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव है, साउथ वेस्ट में मोल्डोवा है, रोमानिया है और वेस्ट में हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड है। कैपिटल है इसकी कीव और किस रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है? नाइपर रिवर के ऊपर। मेजर रिवर्स कौन सी है? नाइपर, निस्तर, सदर्नबू एंड सिवरस्की डोनेट्स। तो ये 4 रिवर्स आपने याद रखनी है। मेजर रिवर्स जो है ये फ्लो करती हैं ब्लैक सी में एंड सी ऑफ अजोव में, जो किसका पार्ट है? फर्दर मेडिटेरेनियन बेसिन्स का। प्रोमिनेंट सिटीज कौन सी हैं यूक्रेन की? कीव, खरकीव, ओडिशा, माइकलोव, मारिपोल, सिम्फेरोपोल एंड डोनबास रीजन। यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हो यूक्रेन का। ये है यूक्रेन, ये कैपिटल है कीव, यहाँ पे खरकीव है और बॉर्डरिंग जो कंट्रीज आप वो देख सकते हो, बेलारूस, रशिया, जॉर्जिया जो है वो ब्लैक सी का पार्ट है, नॉट यूक्रेन का। देन मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल ने यहाँ पे वार्निंग दिया कि पैलेस्टीन को अगर फुल स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया गया तो ये एक यूनिलेटरल एक्शन को ट्रिगर करेगा। बेसिकली इजराइल एंड पैलेस्टीन का भी काफ़ी लंबे से डिस्प्यूट चलता आ रहा है और काफ़ी कंट्रीज ने, यूएन के जो मेंबर स्टेट्स हैं खासकर, उन्होंने पैलेस्टीन को एज अ स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया है, रिकॉग्नाइज किया है। बट इजराइल नहीं चाहता कि पैलेस्टीन को स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिकॉग्निशन का मतलब होता क्या है? रिकॉग्निशन का मतलब है कि फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी, कि कोई पॉलिटिकल एंटिटी है जब उसको फॉर्मली बाकी स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर दें इंटरनेशनल लॉ के अंडर, तो इसका मतलब होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के लिए 4 बेसिक फैक्टर्स जरूरी होते हैं। एक सोवरेनिटी, सेकंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, थर्ड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी और यहाँ पे चौथा जो है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये 4 चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा 2 तरह की रिकॉग्निशन है, डी ज्योर रिकॉग्निशन एंड डिफैक्टो रिकॉग्निशन। डी ज्योर का मतलब क्या होता है? लीगल एंड परमानेंट, कि एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया स्टेट को और वो उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो स्टेटस को, और इररिवोकेबल है, चेंज नहीं कर सकते हो। एंड एग्जाम्पल क्या है? इंडिया ने जब रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश को 1972 में। डी फैक्टो रिकॉग्निशन जो है वो टेम्पररी रिकॉग्निशन होती है। इसमें बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखती जाती हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल यूके ने रिकॉग्नाइज किया था रशिया को, तो पहले उसने डी फैक्टो रिकॉग्नाइज किया, बट रशिया ने जब पूरी कंडीशंस फुलफिल कर दी जो यूके ने रखी थी, उसके बाद डी जो रिकॉग्निशन उसको मिली थी। तो टेम्पररी और प्रोविजनल रिकॉग्निशन है, तो फुल इलीगल स्टेटस यहाँ पे नहीं दिया जाता है। कब ग्रांट की जाती है? जब इफेक्टिव अथॉरिटी जो है वहां पे स्टैब्लिश हो जाए और लेजिटिमाइज हो। एग्जाम्पल क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर कूप्स। बेसिकली ये किस केस में प्रोवाइड की जाती है? जहां पे सरकार बनी हो किसी कंट्री की बट कूप से बनी हो, तो उस केस में ये ग्रांट की जाती है। यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हो, इजराइल का मैप है ये। इजराइल के राइट साइड पे जॉर्डन है, लेफ्ट साइड पे इजिप्ट है और इस साइड मेडिटेरेनियन सी है। ये हाइफा पोर्ट है, ये अडानी साहब या अडानी की जो कंपनी है इसको मैनेज करती है। देन इंपॉर्टेंट जो एरियाज है यहाँ पे वो कौन सी है? ये गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप। देन यहाँ पे सी ऑफ गैलिलाई है, देन गोलन हाइट्स है यहाँ पे, और ये वेस्ट बैंक है। तो ये आपने याद रखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज है। जेरूसलेम है, जेरूसलेम को कहा जाता है रिलीजियस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया क्योंकि इनकी पार्टी जो थी वो पोल्स में हार गई थी। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शिगेरू इशिबा। इन्होंने रिजाइन कर दिया था और कौन सी पार्टी से हैं? कंजर्वेटिव लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान के
जो मेन आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जापान के होकाइडो, होंशु, देन शिकोकू एंड क्यूशू, और मेजर सिटीज हैं इनकी ओसाका, नागोया, टोक्यो जो कैपिटल है, एंड योकोहामा। देन ऊपर यहाँ पे सी ऑफ ओगोत्स मिल जाएगी आपको, लेफ्ट साइड पे सी ऑफ जापान है, नीचे ईस्ट चाइना सी है यहाँ पे, और राइट साइड पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख भी लेते हैं। कैपिटल है टोक्यो, ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज, करेंसी है येन, गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होता है, किंग भी होता है, मतलब किंग या क्वीन भी हो सकती है। लोकेशन एक आइलैंड नेशन है ईस्ट एशिया में, और चेन ऑफ आइलैंड्स है अराउंड 1500 माइल्स जो है उसमें स्ट्रेच करते हैं ये मेजर आइलैंड्स जो है। नॉर्थ टू साउथ की अरेंजमेंट आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू। मैरीटाइम बाउंड्रीज क्या है, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ में सी ऑफ ओखोत्स है, देन वेस्ट में सी ऑफ जापान, हमने डिस्कस किया ऊपर, साउथ वेस्ट में ईस्ट चाइना सी है। नेक्स्ट देखते हैं जजेस अपॉइंटमेंट बिल जो है, जजेस अपॉइंटमेंट एंड बिल टू रिमूव पीएम सीएम। ये लॉ सिंपोजियम में काफी इसके ऊपर डिबेट की गई, लॉ सिंपोजियम कंडक्ट किया गया था और काफी इस पे डिबेट हुई है कि जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर काफी डाउट्स रहते हैं, काफी कंफ्यूजन्स रहती हैं कि जुडिशरी जो है अभी कोलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस को अपॉइंट कर रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, जिस वजह से क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट रहता है। और दूसरी ओर बात की गई थी कि पीएम और सीएम को रिमूव करने के लिए भी बिल होना चाहिए। तो यहाँ पढ़ लेते हैं एनजैक के बारे में। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आर्टिकल 124A था ये, हालांकि इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। बट इस पे बार बार इसके रिवाइव करने के लेकर चर्चा में रहता है ये। एनजैक जो है इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते थे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, चेयरपर्सन जो एक्स ऑफिशियो था। 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। 2 एमिनेंट पर्संस, ये 2 एमिनेंट पर्संस के लिए एक कमेटी बनती थी जो इन 2 एमिनेंट पर्संस को चूज करती थी। इस कमेटी के मेंबर कौन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। और अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो उसकी जगह पे कौन होगा, लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपको कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए एटलीस्ट 10% जो है आपके पास सीट्स होनी चाहिए लोकसभा की। देन प्रोविजन क्या है, एटलीस्ट 1 एमिनेंट पर्सन, वो किससे होगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज या विमेन में से। और एमिनेंट पर्सन जो है वो 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, उसके बाद वो दोबारा रीनोमिनेट नहीं हो सकता। और अगर कोई पर्सन जो है वो उसकी सीट वैकेंट है या उसने रिजाइन कर दिया है तो उस केस में एनजे की प्रोसीडिंग के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था। हालांकि इसको अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, बट इस पे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है घोस्ट बैट ड्रोन। ये ऑस्ट्रेलिया का ड्रोन है ये बेसिकली, और ऑस्ट्रेलिया अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट दे रहा है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। MQ-28 है घोस्ट बैट, ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, किसके साथ मिलकर, बोइंग कंपनी है यूएस की, उसके साथ मिलकर। देन फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट है पिछले 50 सालों में। लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया ने जेट बनाया था, फाइटर जेट बनाया था, वो बनाया था वियतनाम वॉर के टाइम पे। AI इनेबल्ड है ये। और सिमिलर जो ड्रोन है वो लॉयल विंगमैन है चाइना का, और इसकी रेंज जो है 2300 माइल्स है। और इसकी कोस्ट अगर देखें हम, F-35 जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट है, उससे 1/10 है। और 70% जो पार्ट्स हैं इसके कहाँ बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया में ही। और किस लिए है, बेसिकली है चाइना की रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना जो है अग्रेसिवली जो है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। और चाइना वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जिनके पास 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट के ऊपर जो काम कर रहा है। देन इससे रिवाइव होगी ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस इंडस्ट्री। देन इनहेंस करेगा एयर पावर चीपली और रिड्यूस करेगा पायलट रिस्क, क्योंकि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसमें पायलट की जरूरत ही नहीं है, रिमोटली ऑपरेटेड है। पोटेंशियल एक्सपोर्ट है, मतलब यूएस नेवी भी इंटरेस्टेड है इसी उसमें। चैलेंजेस क्या है, लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस्ड है, यूएस के ऊपर रिलाई करता है ऑस्ट्रेलिया टेक्नोलॉजी को लेकर। देन फ्यूलिंग का रिस्क रहता है कि मतलब आर्म रेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो फ्यूल हो जाएगी। देन इम्प्लीकेशन क्या है, AI ड्रिवन शिफ्ट है कि वॉरफेयर में आजकल क्या डोमिनेट कर रहा है, ड्रोन डोमिनेट कर रहा है, और AI जो है इसकी भी बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो चुकी है। देन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को और ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी बनाएगा। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।